चलो क्लास स्टार्ट कर। मेरा एक क्वेश्चन था। क्या बोल रहे हो? बुक 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 जरूरी है क्या, कि बुक के बिना बस कॉपी पेन से भी चल जाएगा? कॉपी पेन से काम चल जाएगा, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस। सबसे पहला टर्म जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये बस कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। सिंबल बताता है कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, और न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है कि वन मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर्मली क्या लिखा है मैंने? अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला consists of the chemical symbols for the constituent elements followed by numeric subscript describing the number of atoms of each element present in the molecule। मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हर एक एलिमेंट के प्रेजेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जांपल्स, H2O मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 2 atoms of hydrogen 1 atom of oxygen। CO2 वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में 1 atom of carbon 2 atoms of oxygen। इस तरीके से हो गया। ठीक है, तुम्हारे पास MgNO3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसमें मैग्नीशियम का 1 एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, एंड नाइट्रेट आयन के 2 आयन्स एक्चुअल में प्रेजेंट है। नाइट्रेट पूरा का पूरा एक आयन है। ठीक है, वैसे वैसे 2 नाइट्रेट के आयन्स प्रेजेंट है। जब एटम की बात करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तब मैग्नीशियम का 1 एटम निकलेगा, नाइट्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स प्रेजेंट है वन मॉलिक्यूल ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस के अंदर। यहां तक सब लोग कंफर्टेबल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से? अगर पूछा जाए कि कितने एटम्स प्रेजेंट है हर एक एलिमेंट के, तो पहचान सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखकर? हाँ या नहीं? हाँ। हाँ, चलो लास्ट वाले को एक बार ट्राई कर लो। जैसे CuSO4.5H2O लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि इसमें कॉपर है कितने एटम्स हैं, सल्फर है कितने, ऑक्सीजन है कितने, हाइड्रोजन है कितने, एटम्स के टर्म्स में। अगर देखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ एटम्स, तो इसमें कितने कितने एटम्स हो जाएंगे सबके? कॉपर का एक, 1 एटम ऑफ कॉपर, और सल्फर का एक, 1 एटम ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 9। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 4, 9। 9 एटम्स। 9। अच्छा हाँ। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10। 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर प्योरली एटम्स के टर्म्स में बात होगी तो ऐसे लिख सकते हैं, बट इन केस वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है, क्वेश्चन में कैसा लिखा गया, क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। अगर मान लो कि ऐसा पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, डैश एटम्स ऑफ कॉपर, ये तो सेम ही रहेगी वैल्यू। डैश एटम्स ऑफ सल्फर, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट, इस बॉक्स को बड़ा बनाना पड़ेगा। डैश एटम्स ऑफ सल्फर, देन डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तो पूछा। डैश एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और साथ में लिख दिया डैश एटम्स ऑफ, डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इन केस क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया, तब तुम्हारे आंसर्स चेंज हो जाएंगे। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में उसको कंस्टिट्यूट करने को बोला गया है, स्पेशली फॉर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसा होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वो एलिमेंट के एटम्स के बारे में पूछ रहे हैं या फिर मॉलिक्यूल्स को अलग से सेपरेट पूछ रहे हैं। अगर ऐसा पूछेंगे तो 1 एटम ऑफ कॉपर होगा, 1 एटम ऑफ सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स लिखने होंगे। हाइड्रोजन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आएगा ही नहीं, हाइड्रोजन क्वेश्चन ही नहीं आएगा फिर। और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे 5।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो एटम्स के फॉर्म में उसको कंबाइन करने को बोल रहे हैं या वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेपरेटली पूछ रहे हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। बाकी सब में जनरल होता है, बस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। अगर वाटर मॉलिक्यूल सेपरेटली पूछा गया है तो बाकी के एटम्स को सेपरेटली काउंट करो और उसको अलग से लिखना होगा तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल्स। बट इन केस वाटर नहीं पूछा गया है सेपरेटली तो उन एटम्स को यहाँ पे ऐड कर लेना पड़ेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। ओके, या कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? एक और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, इसमें कितने कितने एटम्स होंगे हर एक इंडिविजुअली? एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल सब्सक्रिप्ट होता है वो बताता है एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं, तो वो हो जाएगा 2। एटम्स ऑफ सल्फर कितने हो जाएंगे? 3 बिकॉज ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई होकर के खुलेगा ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 3 एटम्स ऑफ सल्फर। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 12। एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर इतना हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे डील करना है समझ में आ चुका है? उसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सेपरेटली पूछा गया है सिर्फ एटम्स से पूछा गया है। अगर एटम्स से पूछा है तो एटम्स में ऐड कर लो, बट अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सेपरेटली लिखा गया तो फिर H2O को यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो एंड H उसको सेपरेट रखना है और रिमेनिंग ऑक्सीजन को अलग से लिखना है। ठीक है यहाँ तक? मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में शशि का नेटवर्क प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। लास्ट टाइम भी बहुत हुआ था जब हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मीनिंग समझ लिया हम लोगों ने। अब इन सब का हमें कैलकुलेट करना सीखना है मॉलिक्यूलर मास। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा तो मॉलिक्यूलर मास निकालना सबको आता है, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं? आओ देखते हैं जरा। इन सभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल पिक कर लो। मान लो कि हमें MgSO4.7H2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन होना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट का पता होना चाहिए जो वहां पे यूज हो रहा है, और उससे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। MgSO4.7H2, ये क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी एटॉमिक मासेस। बताना कैसे निकालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O का मास? सर मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास एक ही होता है? एक ही होता है। केमिस्ट्री वालों को इतना समझ नहीं आता मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास, सेम ही बोलते हैं। Okay? यहाँ वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं है केमिस्ट्री पढ़ने के टाइम। शिवांगी ने आंसर दे दिया है। जरा एक बार कैलकुलेट करते हैं कैसे कैलकुलेट होगा ये। मैग्नीशियम में कितने एटम्स यहाँ लिखे हुए हैं? अकेला Mg लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा, दैट मींस 1 एटम। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24। ऐसे नेक्स्ट सल्फर का देखते हैं। सल्फर के कितने एटम्स यहाँ पे अवेलेबल? नंबर ऑफ एटम्स सल्फर कितना है? कुछ नहीं लिखने का, 1। और सल्फर का एटॉमिक मास गिवन है 32। ऐसे अगला ऑक्सीजन का देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास गिवन है हमारे पास 16। 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 7 है यहाँ पर, इसको ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये मल्टीप्लाइड होना चाहिए।
1 multiplied by 16, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 7 टाइम्स 18। कितना आ रहा है वैल्यू? 240। 240। 120। वो ब्रैकेट बस बाहर रख लिया कि वाटर को अलग से कंबाइन कर दिया, बिकॉज यहाँ पे डॉट 7H2 है ना, 7 के कारण हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो यूनिट है ये पूरा 7 टाइम्स है, तो H2O को कैलकुलेट करके 7 को अलग से मल्टीप्लाई कर लेगा। ओके मुदित, बिकॉज डॉट 7H2O था, तो वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल 7 टाइम्स है, ठीक है ना। 1 वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे 7 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेटर के एक साथ 7 से मल्टीप्लाई करके वो टोटल मास आ गया तुम्हारे पास, ठीक है ना मुदित? डन। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, या किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग? कर सकते हो कैलकुलेट? एक जरा ट्राई करना है कैलकुलेट करने को। CuSO4.5H2O ट्राई करना जरा, क्या होगा? फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4.5H2। mass of CuSO4.5H2। अभी हम लोगों ने MgSO4.7H2 किया था। सौम्या सॉल्व कर रही हो या सिर्फ देख रही हो सॉल्यूशन? अभी हम लोगों ने MgSO4.7H2 किया था, उसका 246 आंसर आया था। अब हमने ट्राई करना है CuSO4.5H2। उसके पहले ये नहीं कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ एटम्स पता ढूंढे थे कि नंबर ऑफ एटम्स कितना कितना, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाले थे। ओके, बहुत लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, शायद ठीक ही हैं। अभी तक जो आंसर्स आ चुके हैं, सुरभि का आंसर आ चुका है, करेक्ट है सुरभि का आंसर। और इसके बाद अक्षिता का आंसर आ चुका है, आतिश का आंसर आ चुका है, शिवांगी, आयुषी, आकांक्षा, आकृति। ओके गुड, सबके आंसर्स करेक्ट है। CuSO4.5H2। हर्ष का भी आंसर करेक्ट है। हर्षुल, तुम्हें आता है ये सारा कुछ? हर्षुल ने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। अब प्राजिता अपने कैलकुलेशन फिर से चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक लगता है। काव्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, श्रियाना का ठीक है, ऋषिका का भी ठीक है। काव्या एंड अपराजिता दोनों कैलकुलेशन को दोबारा चेक करो। मुदित भाई क्या किया है तुमने, इतना बड़ा आंसर कैसे किया मुदित? कुछ बहुत ही खतरनाक काम किया है तुमने। टाइपिंग में तो मिस्टेक नहीं बनो कुछ? कैसे किया है मुदित, जरा बताना। कैलकुलेशन एरर ऐसा होता है भाई? इतना खतरनाक कैलकुलेशन एरर, कुछ तुमने बहुत ही खतरनाक काम किया है, बताओ जरा। थोड़ा बहुत हो जाता है।
शुड बी वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले फिर अलग से हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तो फिर उसके लिए परेशान मत हो। ओके सर। कैसे करते हैं कैलकुलेट? पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, किसका लिखना है बताओ जरा, किसका कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग, कौन से मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है? पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। शिवांश बताना कौन से मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं? हाँ शिवांश बोलो। MgSO4.7 उसका हो गया, अभी उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया था CuSO4.5H2। 4.5H2। इसका फाइंड करने को क्वेश्चन मान लो अगर दिया है क्वेश्चन एग्जाम में, इसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने को बोला है। शुरू से स्टार्ट करते हैं, कौन सा एलिमेंट सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे? Cu क्या होता है? कॉपर। Cu होता है कॉपर। हर्षुल गलत है तुम्हारा आंसर, फिर से चेक करना। कॉपर का कितना एटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 एक एटम से 1 1, ठीक है। और कॉपर का एटॉमिक मास देख लेना कितना दिया है, 63.5। 63 तो 1 को 63.5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सल्फर है कितने एटम्स हैं? 32 एक 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 एक, ठीक है, एक एक हो गया। मतलब और उसका मास कितना है सल्फर का? 32 ऑक्सीजन के कितने एटम्स है यहाँ पे जो दिखाई दे? 4 4 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 10 16 16 प्लस 5 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल है, 5 टाइम्स कर लेते हैं इसको, एंड वाटर को ब्रैकेट में ऐड कर सकते हैं। वाटर में क्या है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 1 into 2 मतलब 2 into 1 में ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास? वाटर के एक 16 16, ये आ जाएगा 63.5 प्लस 32 64 प्लस 5 टाइम्स 2 प्लस 16 दैट इज 18, ये 90 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 63.5। इन सबको बहुत ही अच्छे से ध्यान से ऐड करो। ये वैल्यू निकल के आएगी 249.5, 249.5। ये हुआ मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकालने का तरीका। इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट होगी अब जनरली जो मॉलिक्यूलर वेट गिवन होता है, क्योंकि तुम्हें डिटेल में मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल, सिलेबस में तुम्हारे बचा नहीं है वो सारा कुछ, बट फिर भी थोड़ा सा जान लो कि मॉलिक्यूलर वेट के कॉमनली कौन से यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। तो 2 कॉमन यूनिट्स है मॉलिक्यूलर वेट के लिए यूज किया जाता है। यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में 2 कॉमन यूनिट्स यूज किया जाता है। एक होता है ग्राम्स, तो ऐसा कह सकते हैं कि 249.5 जो आ रही थी वैल्यू, अगर वो ग्राम्स के साथ लिखेंगे तो मतलब इसको बोलेंगे हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ ग्राम्स यूनिट यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और तुम्हें सिर्फ सिंपली अगर मॉलिक्यूलर वेट लिख के छोड़ दिया, उन्होंने बताया नहीं कि किस टाइप का मॉलिक्यूलर वेट है, तो वो सिर्फ वैल्यू लिख के छोड़ सकते हैं। अगर जस्ट मॉलिक्यूलर वेट बोला उन्होंने तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के छोड़ सकते हैं 249.5। एक और होता है रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट।
ये अगर उन्होंने लिखा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, या तो वो सिर्फ वैल्यू लिख दे सिंपली, या तो वो वैल्यू लिख के छोड़ सकते हैं 249.5, या फिर एक यूनिट उन्हें यूज करना चाहिए, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के सिंपली छोड़ दो, या फिर एक यूनिट होता है AMU। सिंपली ये वैल्यू लिख दो, या फिर 249.5 AMU। दिस इज यूनिट फॉर रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, और एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो कि 249.5, तब ग्राम्स लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, या तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, या तो ग्राम बोल दें, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं। एक और टर्म यूज कर सकते हैं फॉर मॉलिक्यूलर वेट वो लोग, दैट इज मोलर मास। अगर मोलर मास बोलेंगे तो इसका मतलब होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इसका मतलब होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर बोला कि मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज दिस, समझना कि वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू दी हुई है, और तुम्हें से ग्राम का भी कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ उसकी वैल्यू को यूज करना है। बाकी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है AMU ग्राम्स वगैरह का, बट तुम्हें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में वो सब है ही नहीं है, बेकार का परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो तुम्हें सिर्फ उसकी वैल्यू को यूज करना है। ग्राम AMU ज्यादा तुम्हें टेंशन नहीं लेना, सिर्फ उसकी वैल्यू से तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, ये टर्म्स है जो तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। कैसे टर्म्स? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ हो सकता है, मोलर मास लिखा हुआ हो सकता है। इन टर्म्स से तुम सिर्फ उसके वैल्यू को देख के यूज कर लेना डायरेक्टली। कौन सा यूनिट किया है तुमको समझने की जरूरत भी नहीं है, बस ये वैल्यू तुम्हारे लिए काम की है। ये मॉलिक्यूलर वेट की जो वैल्यू निकल के आती है, वैल्यू को समझ जाओ कि ये पूरे मॉलिक्यूल का एक वैल्यू आया मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, AMU ग्राम समझने जाओगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, एक क्लास उसी में लग जाएगा कि ग्राम से AMU में होता क्या है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कवर किया था, तो ये चैप्टर हमने कवर किया था इन 1 मंथ एंड 10 या 15 डेज, तो बहुत अच्छे से हमने सारा कुछ कॉन्सेप्ट कवर किया था। बट अब इतना टाइम लगाने का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज हमारा रिड्यूस हो चुका है इस चैप्टर में, की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर समझना चाहोगे तो लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ वैल्यू को यूज करना सीखो, कैसे वैल्यू को यूज करना है, यूनिट्स को बाद में देख लेंगे। पॉसिबल यूनिट्स कौन से हैं? ग्राम्स एंड AMU, अदरवाइज विदाउट यूनिट भी लिखा जा सकता है वैल्यू। यही तो अकेला कॉन्सेप्ट इसमें टाइम देने में मजा आता है। चलो आओ देखते हैं। नहीं, पूरा चैप्टर रिमूव नहीं है, चैप्टर का अराउंड 80 to 90% रिमूव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं श्रियाना, मोल कंसेप्ट इज नॉट रिमूव फ्रॉम सिलेबस, मोल कंसेप्ट अभी भी सिलेबस में। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो डिटेल था, मोल्स के जो डिटेल है वो सारे रिमूव्ड है। अब तुम्हें मोल्स के बारे में कुछ नहीं स्टडी करना, तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, सिर्फ उसके बारे में स्टडी करना है। ओके श्रियाना, ये चैप्टर अभी भी सिलेबस में है, और तुम्हारे सेमेस्टर 1 में ही सिलेबस में है ये। सर लेकिन हम लोग को आज बोला गया कि इट इज रिमूव, एवरीथिंग इज रिमूव, सो वी विल नॉट डू इट। आगे लेके सिलेबस में लिखा हुआ कौन सा है लोरेटो, समझ से? बोर्ड के सिलेबस में लिखा हुआ है कि मोल कॉन्सेप्ट करना है। टोरेटो में कौन तेरा हुआ था? हाँ, समझ सकते वो बहुत इसको। टेस्टी मिलता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का डेफिनेशन क्या है?
empirical formula of a compound, the empirical formula of a compound is the simplest formula which gives the simplest ratio in whole numbers. Whole number में simplest ratio देता है of the atoms of different elements present in the one molecule of a compound. One molecule के अंदर जो different atoms present होंगे उनके numbers का simplest whole number ratio, उन atoms के numbers का simplest whole number ratio निकालेंगे तो उस फॉर्मूला को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला. जैसे इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है. ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज गिवन है और तुम्हें बोला है कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो. एम्पेरिकल फॉर्मूला का मीनिंग क्या बताया? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है एटम्स प्रेजेंट. ठीक है. जैसे C2H2, ये दो नंबर्स क्या दिख रहे हैं तुमको? कार्बन के दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं. इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन जाएगा? 2 और 2 का रेशियो सिंपलेस्ट करने पे कैंसिल हो जाएगा ये 2 और 2 कॉमन फैक्टर से, बचेगा 1 and 1. इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH, बिकॉज 2 का सिंपलेस्ट रेशियो 1 1 हो जाएगा तो CH. क्या प्राइस मुझे करेक्ट आंसर है. C2H2 का बन जाएगा CH. ऐसे C2H4 का निकालना. सर एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर से एक बार समझा दीजिए ना. यहाँ पर तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है. उसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा उसको बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला. जैसे पहले कितना था? 2 एटम्स ऑफ कार्बन था, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन था. इन एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना. रेशियो मतलब पता है ना कि जो कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड करके तुम्हारे पास कहीं पे 2/4 लिखा हुआ है. कैंसिल हो क्या बनता है? 1/2 बनता है सिंपलेस्ट रेशियो में, तो ये 1:2 हो जाता है. ऐसे 2 और 2 है तो क्या 2/2. सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? 1/1. तो 1:1 का रेशियो है तो C1H1 आ जाएगा. ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो CH लिख सकते हैं सिंपली. ठीक है, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं. गुड. नंबर दे के बताना आंसर. ABCDE लिख करके आंसर भेजना. ABCDE ऐसे लिख करके भेजना आंसर. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन तो यहाँ पे आई, बस नंबर लिख दोगे तो क्लियर मिल जाएगी कौन सा किस आंसर का है. शुरू से करते हैं. C2H2 का क्या बन गया हमारे पास? ठीक है, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं. C2H2 का क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई करके? 1:1 का रेशियो, तो CH लिख सकते हैं उसको. C2H4 का क्या बन जाएगा? 2 and 4 का रेशियो 1:2 आ जाएगा. सिंप्लीफाई करके CH2 बन जाएगा. C4H10 का क्या बन जाएगा? C2H5. C2H5. C6H12O6. C2H4O2 यानी CH2O. CH2O. अभी ऐसा हो सकता है कि तुमने जो सिंप्लीफाई किया तो शायद तुमने एक स्टेप सिंप्लीफाई किया हो, जैसे अभी वो बता रहा था उसने 3 से शायद. नहीं, वो भी हम माइंड में किए थे सिंप्लीफाई. ठीक है, तो अगर 3 से कैंसिल किया होता तो ऐसा कुछ बना होता, तो फिर से फर्दर कैंसिल हो रहा था, उसको फर्दर वो कर देते हैं, वही कर रहे थे, वो स्टेप्स बोल रहे थे. ये क्लियर है कैसे करना है? अब जैसे ये वाला कंपाउंड है CH2O, इसको पहले कार्बन को इकट्ठा करो. लिखने से पहले कार्बन को इकट्ठा कर लो. कार्बन कितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? 2 कार्बन है. 2 H कितना बन रहा है? 4 ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2. पहले ये लिख लेना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 242. सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा CH2O. CH2. ठीक है, सारा कुछ इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं. गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड कर लिया.
बताइए यहाँ तक ठीक है? क्या किसी को दिक्कत है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, ये देख लिया हम लोगों ने। और कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। लास्ट वाला कौन सा सौम्या? ये CH3COOH वाला, CH3COOH वाला एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो पहले देखो कि हर एक एलिमेंट का पहचानना है कितने एटम्स है, पहले तो वो लिख लो। जैसे कार्बन लिखा तो ये नहीं कि एक कार्बन देख के स्टार्ट कर दिया, पहले काउंट करो पूरे में कार्बन कितने बार है। ये एक कार्बन लिखा, यहाँ फिर से एक कार्बन लिखा, तो ऐड कर लो, टोटल कितना हो गया कार्बन? बताओ सौम्या कितना हो गया टोटल कार्बन? यहाँ एक लिखा, यहाँ भी एक लिखा, टोटल ऐड हो गया 2 बन गया कार्बन। ऐसे हाइड्रोजन का लिखना स्टार्ट कर, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन लिखा है, बट यहाँ पे रुकना नहीं, आगे भी देखो कि कुछ है क्या हाइड्रोजन इसके बाद भी। ये एक और हाइड्रोजन है इसके बाद, 3 + 1 4 हाइड्रोजन हो गया। ऐसे ऑक्सीजन 2 बार लिख दिया है। पहले इस वाले फॉर्मूला को लिख लो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। कौन से नंबर्स का सिंपलेस्ट रेशियो? 2, 4 एंड 2 का सिंपलेस्ट रेशियो करना। कोई कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर्स के बीच में? 2, 4 एंड 2 में कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर का जो होगा 2, 4 एंड 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग जितने भी नंबर्स लिखे हैं उन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपने आप सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाता है। ठीक है, ये बन जाएगा CH2 CH2O। सौम्या आप क्लियर है? ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिलेट करने में? क्वेश्चन क्या था, क्या किया हम लोगों ने, उसको ध्यान में रखना। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट क्या सीखना है हमने? नेक्स्ट अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या सीखना है हमने? नेक्स्ट हमने सीखना है रिवर्स। रिवर्स मतलब अगर तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या हम लोग उससे? अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन हो और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होता। एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, साथ में हमें एक और इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है क्वेश्चन के अंदर। क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है? वी मस्ट बी प्रोवाइडेड द मॉलिक्यूलर वेट, और वी मस्ट बी प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट, और एक टर्म होता है वेपर डेंसिटी, वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे क्या होता है वेपर डेंसिटी। अभी मॉलिक्यूलर वेट मान के चलो कि हमें मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ होना जरूरी है। क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया होगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हमें निकालना है फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर? गिवन होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। एक और हो सकता है ऑप्शन, मॉलिक्यूलर मास ना देके वेपर डेंसिटी दे सकते हैं, बट वो हम लोग बाद में देखेंगे इसमें कैसे करते हैं हम लोग भी। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH। क्वेश्चन ने बोला कि एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है CH, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 है, एंड साथ में क्या बताया कि मॉलिक्यूलर वेट इज 26। तो मॉलिक्यूलर वेट गिवन होना जरूरी है। क्वेश्चन में 2 चीजें दे रखी हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, गिवन है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट, तो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं हमारे पास, बिल्कुल एल्गोरिदम टाइप का होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना एल्गोरिदम, एक के बाद एक स्टेप अगला स्टेप करते जाना है। उस टाइप का कुछ फिक्स स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना होता है इसको फाइंड करने के लिए। वो हम लोग दोबारा एक बार ज्वाइन करते हैं, बिकॉज 1 मिनट लेफ्ट है मीटिंग में, बीच में फंस जाएंगे हम लोग। बेटर है कि हम लोग दोबारा एंड करके मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ओके,
तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे सभी लोग।